हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू का पोस्ट एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के लिए। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 2021 का है। कोर्स कोड 488 है और एग्ज़ाम कोविड के वजह से काफ़ी लेट हुआ था, 1 अक्टूबर को हुआ था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है और इस साल जो था एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। नॉर्मली 3 नंबर का होता है पर हर साल ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उससे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पेपर को, बट डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं मैंने प्रोवाइड करे थे हर क्वेश्चन के। इस वीडियो में आपको हर आंसर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, so let's move on with question number 1. Mitosis involves separation of only sister chromatids, while meiosis involves option 1 also separation of only sister chromatids, option 2 separation of only homologous chromosomes, option 3 separation of homologous chromosomes as well as sister chromatids, and option 4 separation of sister chromatids twice. तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हमको पता है माइटोसिस मियोसिस के अंदर 4 स्टेजेस होती है दोनों के अंदर, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। और जो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है वो एनाफेस में होती है। माइटोसिस में क्या होता है, एनाफेस की स्टेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स में। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं दो होते हैं एक क्रोमोसोम में। एनाफेस के टाइम पे माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेपरेट हो जाते हैं, बट मियोसिस में क्या होता है, दो एनाफेस होते हैं, एनाफेस 1 एनाफेस 2। एनाफेस 1 के अंदर क्या होता है, अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स एग्रीगेट होते हैं, लेकिन एनाफेस 2 के अंदर जो कि बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर होती है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो रहे हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 हमारा सही है कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एज वेल एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों चीज़ें होती है मियोसिस के अंदर, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट्स में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आइसोमर्स पूछा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 में हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कोबाल्ट Cl2 अमोनिया 4 क्लोरीन है H2O है और एक सिमिलर कंपाउंड्स है। पूछा है कि इफ दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स। स्टेटमेंट 2 में हमसे पूछा है कि ये जो दोनों कंपाउंड गिवन है ये अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। तो अब क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। हाइड्रेट आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमर्स हमको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। हाइड्रेट आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा ना वो सिर्फ H2O वाले पार्ट में आएगा। H2O दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है हमारे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या तो वो हमारी एंटिटी के अंदर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो स्फीयर के बाहर है एज अ आयन प्रेजेंट है। तो आप देखिए स्टेटमेंट 1 में जो H2O है पहले कंपाउंड में तो एंटिटी के बाहर प्रेजेंट है एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरे के अंदर हमारी मॉलिक्यूलर जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर प्रेजेंट है H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट 1 सही है हमारा, हाइड्रेट आइसोमर्स हैं क्योंकि सिर्फ वाटर में डिफरेंस आ रहा है कि वाटर हमारा या तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है या अंदर है, एज अ लिगेंड है या फिर एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो स्टेटमेंट 1 सही है हमारा। स्टेटमेंट 2 में पूछा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं क्या। तब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डिफरेंस होता है। दो अपन कोई भी दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हम देखते हैं डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे जिन ऑप्शंस में हमसे पूछा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, हमें 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहे हैं। पहला प्लैटिनम NH3 के 4 मॉलिक्यूल है और दूसरा पैलेडिनम Cl4। फिर दूसरा जो हमसे पूछा है उसमें पैलेडिनम प्लैटिनम लिगेंड सेम है पर मेटल आयन डिफरेंट हो गया है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में भी यही होता है
लिगेंड आपको सेम दिख रहा है दोनों के अंदर, अमोनिया है और क्लोरीन है, लेकिन हमारा जो मेटल आयन है वो स्विच हो गया है दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो ये भी हमारा ऑप्शन सेकंड में सही है, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ रहा है बस। लिगेंड के नंबर सब सेम है और हमारे मेटल आयन सेम है, बस उनकी पोजीशन स्विच हो गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, effective chemotherapeutic agents are difficult to develop for the treatment of fungal infections because option 1, fungi having cell wall, option 2, fungi have better mechanism to inactive drugs, option 3, fungi are eukaryotic cells and their cellular machinery is similar to that of host, and option 4 is fungal pathogens typically infect organs inaccessible for antibiotic treatment। तो हमको पता है कि फंगस जो है वो अपना यूकेरियोटिक होता है ऑर्गेनिज्म, और उसकी मशीनरी हमारे बिल्कुल सिमिलर होती है क्योंकि हमारी सेल्स भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि फंजाई आर यूकेरियोटिक सेल्स एंड देयर सेलुलर मशीनरी सिमिलर टू दैट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन और रीजन दिया है और in the light of above statements we have to choose the correct options below। तो assertion क्या है हमारा, in paddy fields cyanobacteria serve as important biofertilizer। तो assertion सही है हमारा, paddy fields मतलब राइस की फील्ड, राइस की फील्ड में साइनोबैक्टीरिया बोले या ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, हम उनको यूज करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर। रीजन क्या है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, रीजन भी सही है। पैडी फील्ड्स में बायोफर्टिलाइजर एक्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो प्लांट को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, दैट्स वाई दे एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमको पता है that some of the blue-green algae perform nitrogen fixation due to the presence of heterocyst in them. Question number 5. Phenyl mercuric acetate act as option 1 is respiration inhibitor, option 2 photosynthetic inhibitor, option 3 transpiration inhibitor and option 4 is none of these। तो phenyl mercuric acetate जो होता है वो हमारा ट्रांसपीरेशन इनहिबिटर होता है, ऑप्शन 3 हमारा सही है क्योंकि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट रिड्यूस करता है रेस्पिरेशन को बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ये, जिससे कि ट्रांसपिरेशन बोले या फिर वो वाटर लॉस जो होता है प्लांट का वो कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको ट्रांसपिरेशन इनहिबिटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, anion exchange can be achieved by using dash group containing resin। Options are amine, quaternary ammonium, amide and sulfonic acid। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्वाटर्नरी अमोनियम। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्रोमेटोग्राफी से है, तो क्रोमेटोग्राफी में हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज में लेते हैं। अब आयन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एनायन और कैटायन, तो इसमें हमसे एनायन एक्सचेंज मेथड पूछा है। तो आयन एक्सचेंज में क्या होता है, it is simply a reversible interchange of one kind of ion present on an insoluble solid with another of like charge present in a solution surrounding the solid। आयन एक्सचेंज में सिंपली हमारा जो सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड, उसमें जो आयन प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में जो आयन प्रेजेंट है वो अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। और अगर जो आयन एक्सचेंज हो रहा है अगर वो एनायन है तो हम उसको एनायन एक्सचेंज बोलेंगे, अगर वो कैटायन है तो कैटायन एक्सचेंज बोलेंगे। तब हमसे पूछा है कि एनायन एक्सचेंज में हम कौन सा ग्रुप हम यूज में लेते हैं, तो इसमें नॉर्मली जो हमारे एक्सचेंजर होते हैं एनायनिक एक्सचेंज में वो हम क्वाटर्नरी रेजिन को लेते हैं या फिर डाईइथाइल अमीनो इथीन को लेते हैं। तो डाईइथाइल अमीनो इथीन तो नहीं हमारे पास ऑप्शन, क्वाटर्नरी अमोनियम हमसे बोला है तो क्वाटर्नरी अमोनियम हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम। 7,
Composite fruit develop from options are multicarpellary apocarpus ovary, option 2 multicarpellary syncarpus ovary, option 3 entire inflorescence, and option 4 is multicarpellary inferior ovary. तो फ्रूट हमको पता है फ्रूट का ओवरी से ही डेवलपमेंट होता है और हमारे नॉर्मली हम 3 टाइप के फ्रूट्स पढ़ते हैं, सिंपल हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, एग्रीगेट फ्रूट्स हो गए। तो कॉम्पोजिट जो फ्रूट होता है वो हमारा पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप होता है। इन्फ्लोरेसेंस हमको पता है, फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पोजिट फ्रूट्स जो हैं वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में हमारा जो पाइनएप्पल होता है वो कॉम्पोजिट फ्रूट का एग्जाम्पल है। मलबरी हो गया, शहसूद बोलते हैं जिसको अपन, पीकस हो गया, फिग हो गया, अंजीर, ये सब कॉम्पोजिट फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया? ऑप्शंस हैं विब्रियो, स्पाइरलम, ट्रायंगुलर एंड कोकस। तो हमको पता है हमने जो बैक्टीरिया को मेनली 4 क्लासेस में हमने डिवाइड करा हुआ है शेप के बेसिस पे, जो कि है कोकस, कोकस मतलब स्फेरिकल हो गई, बैसिलस, बैसिलस अपनी सिलेंड्रिकल शेप होती है, स्पाइरलम कॉमा शेप होती है, नहीं स्पाइरलम कॉमा शेप नहीं होती है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होती है स्प्रिंग जैसा। विब्रियो जो है फोर्थ वाला, विब्रियो कॉमा शेप होती है। तो ऑप्शंस में सारी शेप है हमारे पास। ट्राइंगुलर है ऑप्शन 3, देखिए आप, तो ट्राइंगुलर कोई शेप नहीं होती है बैक्टीरिया की जो हमने डिफाइन करी है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विब्रियो भी है, स्पाइरलम भी है, कोकस भी है, ट्राइंगुलर कोई शेप नहीं होती है बैक्टीरिया की। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हमें 2 लिस्ट गिवन है और मैच करनी है हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है एल्कोहल, क्लोरीन कंपाउंड्स है, फॉर्मल्डिहाइड है और ओजोन है। लिस्ट 2 में हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिपिड सॉल्वेंट एंड प्रोटीन डीनेचुरेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्काइलेटिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमको पता है क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर दें और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। सेम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। काफ़ी सारे मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, मतलब आपको आराम से 3-4 मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, conjoined collateral and closed vascular bundles are found in option 1 is monocot stem, option 2 is monocot stem, option 1 is monocot root, option 2 is monocot stem, option 3 is dicot root and option 4 is dicot stem. सो करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कॉन्जेंट कोलेट्रल और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो हमको मोनोकोट स्टेम में मिलते हैं। अब एक बार ये क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। कॉन्जॉइंट क्या होता है, कॉन्जॉइंट में हमारे जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक ही रेडियस में प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल बोला है मतलब कंबाइन है, जाइलम फ्लोएम दोनों, जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस से प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की अपन लेटरल कट करके अगर हम निकाले, हम लेटरल व्यू देखें। और कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल में फ्लोएम जो होता है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है और जाइलम है सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको याद हो तो जो अपन इसका टीएस देखते हैं वो स्फेरिकल तरीके से देखते हैं, राइट। प्लांट का हम वेस्कुलर सिस्टम का हम जो टीएस देखते हैं वो स्फेरिकल टाइप में दिखता है अपन को। तो पेरीफेरी पे अगर जाइलम प्रेजेंट है, सॉरी पेरीफेरी पे अगर फ्लोएम प्रेजेंट है, मतलब किनारे पे अगर फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है, तो उस कंडीशन को हम कोलेट्रल बोलेंगे। क्लोज्ड में क्या होता है, हमारे पास वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर केम्बियम एब्सेंट है तो उसको हम क्लोज वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो तीनों कंडीशन जो है हमारी कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स, ये हमको मोनोकोट स्टेम में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is, ऑप्शंस है हमारे पास विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12 एंड विटामिन ई। तो मेमोरी बेस्ड है ये, तो कुछ समझने का है ही नहीं इसमें।
सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 12, Orobranche plant is option 1 total root parasite, option 2 total stem parasite, option 3 partial root parasite, option 4 partial stem parasite। ये भी मेमोरी बेस्ड है। तो जो ओरोब्रैंके प्लांट है वो हमारा टोटल रूट पैरासाइट होता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। टोटल रूट पैरासाइट मतलब किसी और प्लांट की रूट पर ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा एज अ पैरासाइट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Moving to question number 13. Which of the following does not come under the rhizome type of modification? Options है हमारे पास ginger, turmeric, canna, Anamorphophallus। तो अब rhizome क्या होता है? rhizome हमारा होता है stem का modification होता है। अगर हमारी जो अंडरग्राउंड स्टेम, वो भी स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जिसमें हमारी स्टेम थोड़ी फ्लैशी हो जाती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के नीचे। और स्टेम को हम कैसे मार्क करते हैं? उस पर नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस होनी चाहिए तो स्टेम उगती है। अंडरग्राउंड स्टेम में भी हम पता लगा सकते हैं, अगर नोड्स और इंटरनोड्स हैं तो फिर वो स्टेम है। तो राइजोम स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो राइजोम हमें किस किस में नहीं मिलता है? जिंजर में हमें राइजोम मिलता है। जिंजर में नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है और अंडरग्राउंड भी ग्रो करती है। टर्मरिक भी है, कैना में भी सेम चीज़ है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा अमॉर्फोफैलस है, इसमें राइजोम मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है हमको। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जिंजर बहुत सही एग्जाम्पल है इसका राइजोम का, जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर तो सबने देखी होगी, आराम से अदरक पता लगा सकते हैं। फ्लैशी भी हो जाती है स्टेम और नोड्स एंड इंटरनोड्स भी बहुत क्लियरली दिखते हैं। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज ऑप्शन 1 सिलिक्यूआ, ऑप्शन 2 सिलिक्यूला, ऑप्शन 3 लेग्यूम एंड ऑप्शन 4 इज लोमेंटम। तो मस्टर्ड में कौन सा टाइप का फ्रूट मिलता है हमको? ऑप्शन 1 सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सिलिक्यूआ। मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है वो सिलिक्यूआ टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज? ऑप्शन 1 ringworms and AIDS, option 2 common cold and AIDS, option 3 typhoid and tuberculosis, and option 4 is dysentery and common cold। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये भी मेमोरी बेस है। ऑप्शन 1 में देखेंगे तो रिंगवॉर्म तो फंजाई से होता है, एड्स हमारा वायरल डिजीज है। ऑप्शन 2 में कॉमन कोल्ड एंड एड्स है, हमको पता है दोनों ही वायरल डिजीज है, दोनों ही वायरस से होती हैं डिजीज हमको। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। The F to dihybrid ratio is 9:3:4। Explain on the basis of। ये रेशियो हमको किस में मिलता है? ऑप्शंस हैं एपिस्टैटिक जीन, ऑप्शन 2 सप्लीमेंट्री जीन, ऑप्शन 3 इज अलीलिक इंटरेक्शन एंड ऑप्शन 4 इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो ये जो रेशियो पूछते हैं ना, फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो, बहुत ही कॉमन है ये। नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस जो भी हमारे जितने भी होते हैं ना, एपिस्टेटिक हो गया, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत बार हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको इसमें भी मिलेगा देखने को ये माइक्रोबायोलॉजी वाले में। मैंने जो प्लांट बायोटेक का सॉल्व कराया क्वेश्चन, उसमें भी थे, इससे 2 क्वेश्चन थे। एपिस्टेटिक का रेशियो पूछा हुआ था और एक चीज़ और पूछी हुई थी, उसमें क्या पूछी हुई थी, 2 क्वेश्चन थे इससे रेशियो से। इसके अंदर भी हमको मिल रहा है। सो 9:3:4 जो होता है वो किसका होता है? वो सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। एक बार क्विकली देख भी लेते हैं किसका क्या रेशियो होता है। सो एपिस्टेटिक जीन जो होती है हमारी, ये मैंने जो भी बताए सारे नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस बताए हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस में एपिस्टेटिक जीन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 12:13:1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7 होता है और सप्लीमेंट्री जीन का 9:3:4 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। Assign the correct chirality at C2 and C4 position for the below molecule। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना है इसका सिंपली। C2 और C4 कार्बन पे मेनली S वाला है या R है, कौन सा है? सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आंसर अपना आएगा 2R एंड 4R। हम इसको करेंगे तब। सबका अपना अपना मेथड है कैसे आप लोग निकालें, किसने कैसे बता रखा है आपको आपके टीचर्स ने।
उस अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। सो ऑप्शन 2 आएगा अपना 2R and 4R। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। Endoplasmic reticula are membranous structure in eukaryotes. Which of the following option is correct? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। 5 स्टेटमेंट हमको गिवन है। सो ए स्टेटमेंट है हमारा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है ए वाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। सो ए स्टेटमेंट सही है हमारा। बी स्टेटमेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये भी सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं अपने, स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ वाले का काम यही होता है लिपिड का प्रोडक्शन करना और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है ये। तो बी स्टेटमेंट भी सही है अपना। सी स्टेटमेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम through the activity of its ribosome is a major producer of glycoproteins and also produces new membrane material. So statement C भी सही है अपना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया है? ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोडक्शन और मेम्ब्रेन मटेरियल बनाना नया। ठीक है, स्टेटमेंट डी देख लेते हैं एक बार। इन द गोल्गी products of endoplasmic reticulum are chemically modified and sorted into those destined for secretion. तो स्टेटमेंट डी भी सही है अपना। हमको पता है अपना जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर आपको याद हो तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों चीज़ें आती हैं और दोनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनी हैं, जो प्रोडक्ट बना है, उनको फिर गोल्गी बॉडी क्या करती है? मॉडिफाई कर देती है ताकि उनकी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे उनको पहुँचना है वहाँ पे इजीली सिक्रेट हो सके वो। सो डी स्टेटमेंट में सही है अपना। ई है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज प्रोटीन। तो ई स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो नहीं प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो भी होते हैं ये लाइसोजाइम में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते हैं। सो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ओनली। हमारे ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट सही है, ई स्टेटमेंट अपना गलत है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। Grasses fold their leaves due to option 1 hydrothorts, option 2 stomata, option 3 bulliform cells and option 4 is transfusion tissue. So correct आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 bulliform cells. तो ग्रासेस क्या है अपनी? मोनोकॉट्स होती हैं। मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स का फीचर होता है ये कि उनकी जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें बलीफॉर्म सेल्स का प्रेजेंट होना। बलीफॉर्म सेल्स कैसी होती हैं? काफ़ी लार्ज शेप में होती हैं, बबल टाइप की सेल्स होती हैं, अपर लेयर प्रेजेंट होती है मोनोकॉट्स में और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये वाटर को स्टोर करती हैं एक तरीके से। तो स्ट्रेस के टाइम पे, स्ट्रेस की कंडीशन अगर आ रही है प्लांट में तो ये क्या करती हैं? वाटर जो इनके अंदर स्टोर्ड होता है ना उसको रिलीज कर देती हैं, जिससे कि जो लीफ है वो अपनी कर्ल हो जाती है। अब लीफ कर्ल हो गई है तो उसने जो सरफेस प्रोवाइड कर रही है वो ट्रांसपिरेशन के लिए रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से किस में हेल्प करती है? ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ग्रास फोल्ड जो होती हैं, ग्रासेस अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती हैं, वो बलीफॉर्म सेल्स की वजह से होता है क्योंकि वो क्या करती हैं? स्ट्रेस के टाइम पे दे असिस्ट टू रोल लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि अगर लीफ जो है वो रोल हो जाएगी या फोल्ड हो जाएगी तो फिर जो सरफेस एरिया है ट्रांसपिरेशन के लिए या वाटर लॉस के लिए वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो प्लांट है वो अपने वाटर लॉस को मेंटेन रखता है, ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए, वाटर लॉस को अवॉइड करता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20। फिर से 2 स्टेटमेंट गिवन है अपन को, हमको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। Membranes contain both proteins and lipids where the exact proportion of protein and lipid are fixed. So statement 1 जो है वो अपना गलत है। क्यों? क्योंकि जो अपनी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन और लिपिड का जो कंसंट्रेशन होता है, प्रोपोर्शन, वो फिक्स नहीं होता है। वो उसका रेशियो होता है, प्रोटीन अपना होता है 58 से 59%, लिपिड होता है 40% लगभग
और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 2%। तो प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट है, लिपिड कम प्रेजेंट है, तो रेशियो सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली हैव अ हायर प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन दैन डू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है अपना। सो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. DNA isolated from bacterial cell is commonly option 1 is negatively supercoiled, option 2 is positively supercoiled, option 3 is in relaxed state and option 4 is none of these. तो DNA हमको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज है, सेल से निकालेंगे तो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड ही मिलेगा हमको। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। इन अ रिएक्शन x plus y gives z, द रेट एक्सप्रेशन है, हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। हमें बोल रहा है हमारे जो रिएक्टेंट है हम उनकी कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हमारा रेट है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस है डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा या फिर 8 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। हमने जो रेट एक्सप्रेशन है इसको लिया है फिर से। आप देखेंगे सॉल्यूशन में हमने हमारा जो कंसंट्रेशन है एक्स और वाई की दोनों को डबल कर दिया है। रिएक्शन से देख सकते हैं आप। डबल करने के बाद एक्स की कंसंट्रेशन तो 2 है, वाई क्योंकि वाई जो है स्क्वायर है, आप देखिए उसकी पावर 2 है, तो वाई की कंसंट्रेशन हम पावर से करेंगे तो 4 हो जाएगी एंड 4 टू ज़ा 8 हो जाएगी। तो हमारी जो रिएक्शन का जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रिएक्शन के रेट से। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर से 2 स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है अपने पास, legumes live in close association with bacteria that form structures called nodules on their roots. सही है। लेग्यूम्स में हमको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, बैक्टीरिया करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं नोड्यूल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, लेग्यूम्स के अंदर रूट्स के अंदर होता है। रीजन क्या है अपने पास, इन द nodules these bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia and the process of nitrogen fixation that the plant use as a nitrogen source for growth. So reason भी सही है। नोड्यूल से कैसे फिक्स करते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन, सिंपली क्योंकि जो प्लांट है वो सिंपल जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, लाइक अमोनिया जैसे हो गया है। तो बैक्टीरिया काम यही है जिससे प्लांट इजीली नाइट्रोजन को अपटेक कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में भी चाहिए एज वेल एज ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे असर्शन रीजन हमारे दोनों सही हैं। So correct answer is option number 1. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Question number 24 पे आ जाते हैं। Winkler's method is used to determine which parameter in wastewater. So Winkler के method से हम क्या पता लगाते हैं वेस्ट वाटर का। ऑप्शंस है मीथेन, मीथेन की अमाउंट कितनी है वाटर में। ऑप्शन बी इज डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है। ऑप्शन सी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है वेस्ट वाटर की, एंड स्टेटमेंट डी है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। तो हमको पता है विंकलर के मेथड से हम क्या क्या पता लगाते हैं, वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है और उसकी बीओडी कितनी है, दो चीज़ें पता लगती है हमको विंकलर के मेथड से। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी ओनली। ए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। 26 में हमें क्या गिवन है, हमें इनेंशियोमर पूछा है, हमारा एक कंपाउंड है और चारों ऑप्शन में से हमसे पूछा है कि इस कंपाउंड का इनेंशियोमर कौन सा है। सो इनेंशियोमर्स हमको पता है क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं, कायरलिटी होनी चाहिए। सो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्शन 2 में हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे गिवन कंपाउंड का इनेंशियोमर है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इस साल जो थे नॉर्मली आते नहीं है, पर इस साल ऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे इजीली, पर बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के थे, जीओसी 1 के थे मेनली। तो ये तो सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers is the statement of, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ऑप्शंस हैं, ऑफर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, ऑप्शन 2 है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, या फिर ये हुन्स रूल का स्टेटमेंट है, या फिर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ऐसा कहा था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, उनके जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, एक ना एक तो अलग होगा, सारे सेम है तो स्पिन अलग होगी। सो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 5 ग्राम। सिंपल एक फॉर्मूला याद करना है अपन को यहाँ पे, और उस फॉर्म बस वैल्यूज को पुट किया है, हमें जो जो चीज़ें गिवन है, और फिर अपना 5 ग्राम जो है अपना आंसर आ गया है। तो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं अपने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया है, 30 मिनट्स का हो गया है शायद। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।